जय हिंद साथियों। अगर आप भी यूपीटी प्लस सी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो प्रश्न अर्थव्यवस्था के जो टॉप 100 प्रश्न रखे गए हैं, इनसे ही 4 से 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। टोटल 5 प्रश्न पूछने। वो टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था एवं उनके प्रकार, जनक, जीडीपी, गरीबी के प्रकार, बाजार, मांग, पूर्ति, उपयोगिता और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पंचवर्षीय योजना। इनसे प्रश्न आपके आने हैं। टॉप 100 प्रश्न रखे गए हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए, अर्थव्यवस्था से प्रकार, टोटल जो प्रकार है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है और इनसे बनते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र दोनों हों, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र यानी पूंजीवादी दोनों का अगर मिश्रण है उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल इसकी पुस्तक है। दास कैपिटल इनकी पुस्तक है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए लिखा हुआ है समाजवाद का मुख्य आधार क्या है? तो समाजवाद का जो मुख्य आधार है वो है समानता। समाजवाद का मतलब ही है सब में समानता बनाए रखना है। ठीक है, समानता को प्रदर्शित करता है समाजवाद। नेक्स्ट है पूंजीवादी का मुख्य आधार क्या है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था इसका मुख्य आधार है लाभ ही लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना। और ये बाजार को ध्यान में रखा जाता है। किसको? बाजार को ध्यान में रखा जाता है, ना कि गरीबों को। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें है, याद रखिएगा। इसमें गरीबों को न ध्यान में रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है लेसेज फेयर किस अर्थव्यवस्था से जुड़ा है? लेसेज फेयर यानी हानि का डर किससे है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ये लिखा हुआ है, 10 बता दिए हैं। इनविजिबल हैंड ऑफ सिद्धांत किसने दिया था? इनविजिबल हैंड क्या है? एडम स्मिथ ने ये सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसका होता है? जो समाजवाद होता है उसमें राज्य का होता है, मतलब राष्ट्र का होता है। हमारे देश अगर समाजवाद हो जाए तो सारी चीजें जो होंगी, कंपनियां, सारे जो चीजें होंगे वो सरकार का होगा या राज्य का होगा। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसका होता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो स्वामित्व यानी मालिकाना हक जो होता है वो निजी व्यक्ति होता है। कोई निजी व्यक्ति, प्राइवेट आदमी होता है, न कि सरकार। जैसे अमेरिका को देख लेते हैं। अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें राजस्व, सेना, पुलिस, बस यही सरकार अपनी व्यवस्थाएं देखता है। बाकी सभी व्यवस्थाएं जो है वो प्राइवेट कंपनियां देखती हैं, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? एक तो विकास करना, और कैसे? समानता दोनों में विकास करना है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में समाजवादी शब्द कब संविधान में जोड़ा गया? जो संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी योजना का मूल उद्देश्य क्या है? संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। क्या करना है? समाजवादी अर्थव्यवस्था करता है कि जो भी संसाधन होंगे सब में न्यायपूर्वक वितरण हो, जो उसके योग्य हो सब में समान रूप से बटे। इतने क्वेश्चन जो हैं अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न टॉप 16 से 25 तक देख लेते हैं। जीडीपी से कौन कौन प्रश्न बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। याद रखना है। तो जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? तो हम लोग को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ। पहले इसके स्थान पर सीएसओ करता था या एनएसएसओ करता था। जो मुख्य करता था वो एनएसएसओ। 2019 में दोनों को मिलाकर एनएसओ कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जीडीपी की गणना कितने विधियों से की जाती है? जीडीपी जो गणना की जाती है मुख्य रूप से 3 विधियों से की जाती है। एक होता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, और तीसरा है जीडीपी रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर ध्यान देना, जो रियल जीडीपी होती है इसी को हम काउंट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी आधार वर्ष पे नहीं, बेस वर्ष पे क्या होगा, ये चालू वर्ष की कीमत पर होता है। जो इस समय चालू कीमत चलती है उसके आधार पर नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, और रियल जीडीपी जो है वो बेस ईयर पे निकालते हैं। अभी हम लोग का बेस ईयर 2011 और 12 चल रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक जीडीपी किस पर आधारित होती है? तो वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर, यानी जिसको कहते हैं बेस ईयर, इसी को क्या कहेंगे, बेस ईयर। और नाम मात्र जीडीपी जिसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो चालू कीमतों पर आधारित होती है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्नों पे। जीडीपी वृद्धि दर किसमें मापी जाती है? तो प्रतिशत वृद्धि में मापी जाती है। विश्व में सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है? जो सबसे बड़ी जीडीपी बनी है वो है अमेरिका की, सबसे है। 2023 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो भारत कितने पे था? चौथे पे था। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ध्यान देना, जीएनपी, राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी नहीं कर रहा है, जीएनपी। जीएनपी में केवल भारतीयों का पैसा जोड़ा जाता है। क्या? भारतीयों का पैसा, जितना धन है, चाहे वो भारत में हो या विदेशों से हो, जहां से भी हो, इनका पैसा काउंट किया जाता है। और जो कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं और यहां से कमा के ले जा रही हैं, ये पैसा काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? ये है पर्यावरण क्षति घटाने के बाद की जीडीपी, पर्यावरण, ग्रीन जीडीपी कहते हैं। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार उपभोग व्यय, यानी जो उपभोग में हम कितना व्यय कर ले रहे हैं इसके आधार पर निकाली जाती है। जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति आती, रंगराजन समिति आती है, इसके आधार पर गरीबी सुरेश तेंदुलकर कहता है, या ये 972 ग्रामीण क्षेत्रों में कहता है रंगराजन समिति, अगर आप इतने रुपए खर्च कर लेते हैं तो आप गरीब नहीं है, यानी उपभोग व्यय के आधार पे कहता है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। पहली चीजें रखना, कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था उसमें, ठीक है। योजना आयोग ने गरीबी की गणना किस आधार पर की? जब योजना आयोग ने कैलोरी के आधार पर किया। पहले तो कैलोरी कुछ और था। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये अगर 2400 कैलोरी उपभोग कर ले रहे हैं तो गरीब नहीं हैं, और शहरी लोग अगर 2100 कैलोरी का उपभोग कर ले रहे हैं, उनकी पूर्ति हो जा रही है, तो वो गरीब नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 2011-12 कितनी थी? जो 2011-12 में ये सुरेश तेंदुलकर समिति आती है। कौन सी समिति कहती है? सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है कि अगर 816 रुपये प्रति माह आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं और आप खर्च कर ले रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और शहर में रहने वाला व्यक्ति 1000 खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। नेक्स्ट, सापेक्ष गरीबी किसे कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही मिल गया, शहरी क्षेत्र में गरीब 1000 रुपये। सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? एक होता है सापेक्ष गरीबी, एक होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है किसी के सापेक्ष, तुलनात्मक गरीबी कहते हैं। जैसे कह दिया कि अंबानी बड़ा या अंबानी गरीब या अडानी गरीब, दोनों गरीब नहीं है, लेकिन एक तुलना के मामले में उसकी आय कम है। एक होता है निरपेक्ष गरीबी, और निरपेक्ष गरीबी मतलब है जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति
नौकर पाना। ये जीवन की मूल आवश्यकता कौन कौन है? पहले क्या है? मकान, भोजन, ध्यान रखना है इसको, भोजन, वस्त्र, शरीर ढकने के लिए वस्त्र होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर इनकी आपूर्ति कर ले रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन हेतु IRDP योजना कब चालू होती है? तो ये होती है 1978 ईस्वी में। रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित किस वर्ष बनी? तो ये बनता है 2014 में। तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण किस वर्ष बनती है? तो ये बनती है 2009 में। गरीबी मापने की पहली समिति कौन सी थी? तो जो पहली समिति गरीबी मापने की 1962 में बनी थी वो थी लक्ष्मी नारायण समिति। नेक्स्ट, भारत में गरीबी की दर सर्वाधिक किस शहर में है? तो शहर क्या है? कौन सा शहर है? बिहार। सबसे ज्यादा गरीबी भी है। विश्व बैंक के अनुसार गरीब की परिभाषा क्या है? विश्व बैंक ने ये कहा था कि आप लगभग $2 यानी 1.9 डॉलर प्रतिदिन कमा ले रहे हैं। अगर एक दिन का डॉलर इस समय के अकॉर्डिंग 85 रुपया है, मतलब 170 यानी इससे भी कम, 160-50 आपके आधार पे आय है, तो आप गरीब नहीं। अमर्त्य सेन ने गरीबी मापन के लिए क्षमताओं पर जोर दिया। किसकी कितनी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर उन्होंने जोड़ दिया। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप? मतलब एक तरह से श्राप है। गरीबी बहुत बड़ा है, बहुत दुखदाई होती है दोस्तों। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा कि गरीबी क्या है? एक सबसे बड़ा अभिशाप। नेक्स्ट प्रश्नों पे आते हैं, बाजार पे आ जाते हैं। बाजार के प्रकार, बाजार क्या है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान, वह जगह, बाजार के लिए क्या है? वस्तुओं का बाजार क्या है? जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध स्थापित हो जाए उसे बाजार कहते हैं। जरूरी नहीं वो स्थान है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य कैसा तय करता है? देखिए बाजार के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, जहां खूब कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता। एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता। ध्यान देना है, दो तरह के बाजार होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में ही एकाधिकार आता है, एकाधिकार प्रतियोगिता आता और अल्पाधिकार आता। ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य कौन तय करता है? तो डिमांड तय करता है। जिस तरह का डिमांड होता है उस तरह की डिमांड मतलब मूल्य बढ़ता और घटता रहता है। खुले मार्केटों में आप देखे होंगे, सब्जी मंडियों में, खुले खुदरे सामानों में, कि मूल्य घटता और बढ़ता रहता है जैसे डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट है एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकाधिकार का मतलब जो विक्रेता बेचने वाला है उसकी संख्या एक हो और खरीदने वालों की संख्या अनगिनत हो। द्विअधिकार क्या है? जहां विक्रेता की संख्या सिर्फ कितनी हो? 2 है। ओलिगोपोली किसको कहते हैं? जिसको अल्पाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कुछ विक्रेताओं का क्या होगा? बाजार होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एकाधिकार का उदाहरण क्या? एकाधिकार का उदाहरण क्या है? रेलवे। पूरे भारत में एक ही है और इनकी संख्या, उसमें जो क्रेता हैं अनेक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द्वैअधिकार का उदाहरण, द्विअधिकार क्या है? कोका कोला और पेप्सी, यानी विक्रेता की संख्या कितनी है? 2। एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? ध्यान देता है, जब एकाधिकार है तो डिमांड तो बढ़ेगा, चाहे आप सारी सुविधाएं दे या न दे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ढलान होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक ढलान होता है। ध्यान देना, कैसा होता है? ऋणात्मक ढलान होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का लाभ दीर्घ काल में कैसा होता है? फर्म का नए दुकानें लगाना, नए इन्वेस्ट करना क्या होता है? सामान्य लाभ होता है, क्योंकि मूल्य बाजार का नियम सबको पता होता है। इसमें क्रेता को ज्यादा लाभ होता है, विक्रेता को कम लाभ होता है। अल्पाधिकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीमित प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन क्या होता है? इसमें सीमित होता है। गिनी गिनाई कुछ कंपनियां आती हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनी, मोबाइल और सिम की कंपनी, सरिया सीमेंट की कंपनी,
ठीक है। बाजार शब्द किस भाषा से आया, तो किस भाषा से है, फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, डंपिंग किस बाजार से संबंधित है। डंपिंग का मतलब ऐसे कोई सामान है जिसको रोके रहना और इंटरनेशनल व्यापार में तुरंत मार्केट में उतार देना जब वस्तु खत्म हो, तो क्या करेंगे, इसको कहते हैं डंपिंग। यानी किस बाजार में उतारना है, इंटरनेशनल मार्केट में। जब खरीदार केवल एक हो उसे क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्ट। यानी जब खरीदार, खरीदने वाला सिर्फ एक हो, बेचने वाला अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे, एकाधिपत्य। ठीक है। मूल भेदभाव किस बाजार में होता है, मूल्य भेदभाव, मूल्य में भेदभाव क्या उसमें होता है, एकाधिकार में। ठीक है। कॉटेल किससे संबंधित जुड़ा, ओलिगोपॉली, सॉरी, ओलिगोपॉली क्या होता है, कॉर्टेल, कॉर्टेल मार्केट, इसको कहते हैं कॉर्टेल मार्केट, यानी गुटबाजी। ध्यान देना, गुटबाजी किसमें होता है, ओलिगोपॉली, अल्पाधिकार किसमें होता है, अल्पाधिकार में होता है, जिसमें कुछ कंपनियां आती हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। भारत इसका सदस्यी देश है, भारत जब स्थापना हुआ तभी से भारत इसका सदस्य है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है और कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, भारत डब्ल्यूटीओ 1995 में ही सदस्य। गेट का पूरा नाम क्या है, गेट का जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक टैरिफ एंड ट्रेड, यानी व्यापारों के लिए जो टैरिफ लगता है, अभी भारत पे अमेरिका ने 50% टैरिफ की घोषणा की है। ये जो टैरिफ लगता है उसी को क्या कहते हैं, गॉट कहते हैं, जो टैरिफ लगाती है। भारत में कृषि उपज मंडी किस प्रकार से संबंधित, कृषि जो उपज की मंडी होती है, एक ही बार बाजार में आता है, थोक रेट में बिकता है, इसे कहते हैं थोक बाजार। नेक्स्ट, एमआरटीबी एक्ट क्या है, एक्ट कब बना, 1969। मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, इससे जो प्रश्न बनते हैं उनको हम हल करने वाले हैं। टोटल 15 प्रश्न हल करेंगे। ऐसे अलग अलग टॉपिक बना के प्रश्न रखे हैं जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। मांग का नियम किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल नामक के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मांग का नियम दिया था। और मांग और मूल्य आपस में एक क्या है, ऋणात्मक ह्रास फलन है। ध्यान देना, क्या है, फलन है। कभी कभी मांग, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है, कभी कभी मूल्य अधिक होता है तो मांग घट जाती है, लेकिन कभी कभी मांग भी ज्यादा बढ़ता है और मूल्य भी हाई रहता है, तभी डिमांड बढ़ती जाती है, इसलिए इसको फलन कहते हैं। नेक्स्ट है, मांग वक्र कैसा होता है, ये बाएं से दाएं और जब चलता है तो ये ढलान नुमा होता है, ऐसे आता है। मांग का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, जो मांग का नियम है ये है सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। ठीक है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़े तो मांग क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ गया तो मांग घट जाएगी। यदि वस्तु का मूल्य घटे तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आपूर्ति का नियम क्या बताता है, आपूर्ति यही कहता है कि मूल्य बढ़े तो आपूर्ति बढ़ेगी, यानी पूर्ति नहीं, आपूर्ति कम हो रहा है, मतलब मूल्य बढ़ रहा है। मांग और आपूर्ति कब बराबर होती है, जब दोनों में संतुलन बिंदु हो, दोनों क्या हो, मांग और आपूर्ति बराबर हो जाए। नेक्स्ट है, मांग की लोच किसमें नापी जाती है, जो डिमांड की लोच होती है वो मूल्य में परिवर्तन में मापी जाती है। और मांग का मतलब इलास्टिसिटी, ई बराबर होता है डेल्टा डी बाई डेल्टा पी। अगर मूल्य में परिवर्तन किया जाए तो फलस्वरूप मांग में भी परिवर्तन हो जाए तभी कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहते। पूर्ण लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होता है, तो मांग वक्र क्षैतिज होता है। शून्य लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होता है, शून्य कब आएगा, ई बराबर डेल्टा डी बाई पी होता है। और ये कैसे होता है, डिमांड, डी से डिमांड में परिवर्तन हो जाए। अगर डिमांड में परिवर्तन नहीं होता है इसका मान 0 हो जाएगा, और 0 में किसी से भी भाग देंगे तो मान 0 आएगा। इसका मतलब डिमांड वक्र परिवर्तित नहीं होता है, ये मूल्य है, डिमांड है, यानी कैसा होगा, लंबवत होगा।
गीफेन वस्तुएं किस नियम का उल्लंघन करती है? तो गीफेन वस्तुएं क्या होती है? देखिए, वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। पहला है श्रेष्ठ वस्तु, दूसरा है घटिया वस्तु, घटिया वस्तु, और तीसरा होती है गीफन वस्तु। सबसे श्रेष्ठ वस्तु, उससे बेकार वस्तु घटिया वस्तु, और सबसे बेकार वस्तु ये गीफन वस्तु होती हैं। और जो वस्तुएं उल्लंघन किसका करती है? मांग के नियम का उल्लंघन करती है। यदि आप बटे और मांग घटे, सॉरी, यदि आय बढ़े और मांग घटे तो वस्तु कैसी? देखिए, आय बढ़ गया आपकी और डिमांड कम हो गया, वस्तु क्या होगी? हीन वस्तु होगी, मतलब वो किसी काम की नहीं होगी, गीफेन वस्तु होगी, या तो कह सकते हैं घटिया वस्तु होगी। ठीक है। यदि आय बढ़े और मांग बढ़े तो वस्तु क्या होगी? जैसे आप नौकरी पा गए और नौकरी पाने के बाद आपके पास आय आने लगा तो आप और बढ़िया वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे क्या हो गया? श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदेंगे। आपूर्ति का नियम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। संतुलन मूल्य कैसे तय होता है? मांग और आपूर्ति से तय होता है। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता का नियम किसने दिया था? तो ग्रासन ने सीमांत उपयोगिता का नियम दिया था। सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट है, उपयोगिता का अर्थ क्या है? संतोष प्रदान करने, यानी संतुष्टि से है, ना कि पूर्ति से। समझिए, उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी। ध्यान से समझिएगा। जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, वस्तुगत नहीं होनी चाहिए, उसका जब बार बार उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता घटने लगती है। और कोई वस्तु, जैसे आपको कपड़े की, चाहे मोबाइल चलाने की बात है कि हम आईफोन खरीदेंगे, अगर आईफोन की पूर्ति हो गई, आप संतुष्ट हो गए, अब आपकी ये उपयोगिता कहलाएगी। लेकिन उसी आईफोन के जगह आपको कोई और मोबाइल दे दिया जाए तो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब आपकी उपयोगिता कम है। ध्यान दीजिएगा, उसकी उपयोगिता आपकी पूरी नहीं हो पाई। तो उपयोगिता का मतलब है आपकी संतुष्टि, ना कि पूर्ति। उपयोगिता की इकाई किसमें नापते हैं? यूटिल से नापते हैं, जिसको यूटिल एक रेटिंग सिस्टम जैसा होता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से सामान लेते होंगे तो उसमें ये होता है कि वस्तु कितना बढ़िया है तो उसके हिसाब से 4, 5, 3, 4, 2 भी रेटिंग होता देते होंगे, उसके मूल्य के अकॉर्डिंग। यही उपयोगिता है। तीन चीजों पर उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। ध्यान देना, किस पे किस पे? गहना या आभूषण पर, धन पर, और नशीले पदार्थ पर। इससे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम किस पर लागू होता है? तो ये उपभोग पर होता है कि आप कैसा उपभोग कर रहे हैं। जैसे शुरू में जब उपभोग करेंगे तो आपकी उपयोगिता बढ़ेगी, एक समय आएगा आप नियत हो जाएंगे, उसके बाद घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता और मूल्य बराबर होने पर उपभोक्ता क्या होता है? संतुलन में होता है। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का वो सिद्धांत किसने दिया था? ग्रासन ने दिया था। इक्वल, बराबर मार्जिनिटी। कुल उपयोगिता बराबर क्या होता है? जब कुल उपयोगिता बराबर सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। अब इसमें समझाया नहीं जा सकता कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। ध्यान देना, जब एक वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो, सपोज डेट कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, जब एक और अतिरिक्त का उपभोग करोगे तभी पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें रेटिंग सिस्टम में कितना रेटिंग देना चाहते हो? तो मान लो 4, 5, फिर एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग किए, कह दिए इससे बढ़िया है, मतलब इसको 6 देना चाहते हैं, तो कितना अतिरिक्त दिए आप? 2 दिए। ये सीमांत उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ होती है, और 51 से इसकी कितना था? 56 था। केसी नियोगी समिति के आधार पर आया था। किसके आधार पे? केसी नियोगी समिति के आधार पर पंचवर्षीय योजना आया। और केसी नियोगी ने कहां से लाया था? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना आया।
पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लें। अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना था और यह योजना सफल रही। क्या थी? सफल योजना थी। ठीक है। प्रथम योजना में जानने क्या था? इसमें दामोदर घाटी परियोजना बनी, दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल, नांगल, हीरा कुंड जैसे बांध बने। ध्यान दीजिए, मतलब इसमें क्या किया गया? सिंचाई पर जोर देने के लिए बांध बनाया गया, विद्युतीकरण करने के लिए। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। क्या था? औद्योगिकरण था। और इसमें कौन कौन बने? राउरकेला बना, राउरकेला स्टील प्लांट। क्या बना? इसमें स्टील प्लांट लगाए गए। ये किसकी सहायता से था? जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर बना और भिलाई बना। 3 इस्पात लगाए गए, संयंत्र लगाए गए। नेक्स्ट है, द्वितीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और पहली किस पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल। किस पे था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग दोनों पर था, बशर्ते ये सबसे असफल योजनाओं में से रही, सबसे असफल योजना। इसका कारण क्या था? 1962 का चीनी युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965 में ही सूखा लग गया था, जिसका मुख्य कारण यही था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थिरता और आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट है पंचम योजना, 74 से 75 के बीच में था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तकनीकी और ऊर्जा पे बल दिया गया। किस पे दिया गया? नई नई टेक्नोलॉजियों पर और ऊर्जा पे बल दिया गया। सातवीं योजना खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की बात करता है कि हम क्या हो जाएं? खाद्यान्नों पे आत्मनिर्भर हो जाएं। नेक्स्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है, इसका उद्देश्य क्या था? लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन का क्या करना? विकास करना, नई नई टेक्नोलॉजियों का विकास करना। और इसी समय 1991-92 के दौर में एलपीजी आ गया था, नई औद्योगिक नीति आ गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें निजीकरण आ गया, वैश्वीकरण आ गया और उदारीकरण ने जन्म लिया। ये 3 चीजें याद रखेंगे। 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? विकास की दर को क्या करना? बढ़ाना। 10वीं योजना का उद्देश्य 8% विकास दर था। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? समावेशी विकास था। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था, तेज एवं अधिक समावेशी विकास करना था। दोनों ध्यान देना है। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कब किया गया? 1 जनवरी कब आता है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ। क्या लागू हुआ? नीति आयोग लागू हुआ। और योजना आयोग के आधार पर, आस्थान पर नीति आयोग लागू हो गया। अभी तक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगली टॉपिक पॉलिटी से होने वाली है। वीडियो के साथ जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।